बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोगों ने संबंध और फलन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम लोग आज अंत में विविध उदाहरण पढ़ेंगे और इसके बाद एक विविध प्रश्नावली है उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले प्रश्न होते हैं, संबंध और फलन के कुछ मिले जुले जो प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से अगर आपने पीछे वाले वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ पर फिर विविध उदाहरण और विविध एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यदि बाय द वे अब तक आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको जाके जरूर पढ़ लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करके उस वीडियो पर जाएं और उसको भी पढ़ लें। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो मिले जुले आपके प्रश्न हैं, ये आपके जो संबंध और फलन से जो मिले जुले प्रश्न हैं उनको पहले हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आइए विविध उदाहरण पहले कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो कुछ 1 2 3 4 5 कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखो 18वां उदाहरण है, 19वां है, 20वां है, 21वां है, 22वां, ये आपके कुछ विविध उदाहरण दिए गए हैं। तो पहले हम इन उदाहरणों को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो 18वां उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर है 18। क्या लिखा है इसमें? देखो लिखा है, मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है। बिल्कुल ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R, और इसके बाद लिखा है एक वास्तविक फलन f R से R में है को fx बराबर x प्लस 10 द्वारा परिभाषित करिए और इस फलन का हमें आलेख खींचना है। बच्चों बहुत आसान सा प्रश्न है। लिखा है फलन fx बराबर x प्लस 10 लिखा है। बच्चों ये आपका क्या है? रैखिक फलन है। अगर कोई फलन इस प्रकार से होता है, चलो पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। देखो फलन दिया गया है R से R में, ठीक है, और ये fx बराबर जो फलन दिया गया है वो तो ऐसे है x प्लस 10। ये देखो बच्चों ये फलन जो है वो रैखिक फलन है। कैसा फलन है? रैखिक फलन है। रैखिक फलन का देखो उदाहरण जो होता है आपको पता है क्या होता है? fx बराबर जिसको कहें y, fx को ही y कहते हैं। ये आपको पता है सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c होता है। बोलो होता है कि नहीं? तो ये जो y लिखा है, बस y को हम यहाँ पर fx लिख दें तो ये देखो एक रैखिक समीकरण कहलाता है। fx बराबर mx प्लस c, ये आपका क्या है? रैखिक समीकरण है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, इसी रूप का तो ये समीकरण है, इसी रूप का तो ये समीकरण है, इसलिए इस समीकरण को क्या कहोगे? रैखिक समीकरण है आपका। ठीक है, सॉरी रैखिक फलन है। और इस रैखिक फलन का हमें क्या करना है? ग्राफ खींचना है। तो बच्चों ग्राफ जब खींचते हैं तो आपको पता है बिंदुओं की हमें जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम x की बात करें तो x क्या लेना है? देखो x का मतलब क्या होता है? प्रांत। प्रांत कोई रियल नंबर है, और जो आपका परिसर है वो भी जो मिलेगा x का मान इसमें डालेंगे, जो fx का मान मिलेगा वो परिसर कहलाएगा। तो जो परिसर है वो भी आपका देखो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो यहां से हम ऐसे मान लेते हैं कि x का मान कुछ ऐसे डाल लें कि भाई x का मान यहां पर हम पहले 0 लिख लें। x बराबर 0 अगर रखें तो f0 का मान बच्चों कितना मिल जाएगा? x का मान 0 लिखें तो f0 का मान यहां पर मिल जाएगा 0 प्लस 10 बराबर क्या होगा? 10 होगा। ध्यान से समझो बच्चों, यहां पर x बराबर 0 पर f0 का मान कितना होगा? 10 होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आपसे कहें कि x का मान कुछ और लें, जैसे जैसे कुछ धनात्मक, कुछ ऋणात्मक, 2 4 कुछ वैल्यूज रख दें यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं x का मान 1 लिख दें। तो x बराबर 1 पर बताओ f1 का मान कितना होगा? अगर x का मान 1 लिख दिया जाए तो 1 प्लस 10 कुल मिला के इसको क्या कहोगे? 11 कहोगे। अगर x का मान हम 2 रख दें तो x बराबर 2 रखने पर f2 का मान कितना होगा? बच्चों यहाँ देखो 2 लिखने से 2 प्लस 10 कितना होगा? 2 प्लस 10 बराबर क्या होगा? 12 होगा। काफी वैल्यू हो गई। कुछ और देखो ध्यान से, अगर हम इन वैल्यूज में से कुछ माइनस की वैल्यू रख लें, जैसे x बराबर हम -1 लिख लें, x बराबर -1 पर देखो कितना होगा? -1। x का मान हम -1 लिख दें तो -1 प्लस 10, ध्यान से समझो, यहां से क्या हमें मिलेगा? 9 मिलेगा, है ना। x का मान जब -1 है तो y का मान कितना होगा? y का मतलब fx का मान, f-1 का मान कितना मिलेगा? 9 मिल जाएगा। इसी प्रकार और कुछ आगे बात बढ़ाएं भाई, x का मान -2 पर निकालो कितना होगा? तो f-2 का मान -2 प्लस 10 रख दें, माइनस का 2 लिखें प्लस का 10, तो यहां पर देखो 8 मिलेगा। और कुछ आगे बढ़ाते बढ़ाते अगर हम x का मान देखो यहाँ -10 रख दें, x बराबर -10 रख दें
तो यहां से f माइनस 10 बराबर कितना होगा, x का मान माइनस 10 रख दें तो यहाँ माइनस 10 और ये प्लस 10, देखो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये काफी मान है, इन मानों को आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लें तो यहाँ पर इसका हमें क्या मिल जाएगा, इसका ग्राफ मतलब इसका जो हमें आलेख है वो मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर पर एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्व रेखा खींचेंगे। पहले देखो ये हमने खींच दी क्षैतिज रेखा, ठीक है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींचेंगे उसको हम वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, यहाँ से देखो इसको हम अगर इस प्रकार लिख लें कि ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग चले जाएं, थोड़ी जगह कम है, छोटे यहाँ पर छोटे छोटे खाने बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसे बना लिए। इधर भी देखो माइनस की साइड आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ऊपर की ओर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ, और नीचे की ओर आओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ। ठीक है, इन मानों में से देखो ध्यान से x का मान जब 0 है तो f(x) का मान मतलब f0 का मान, f0 का मतलब y का मान कितना है, 10 है, तो x बराबर 0। ये है आपका x अक्ष, इधर नहीं चलना है, इधर नहीं चलना है, x की ऋणात्मक दिशा में भी नहीं जाना है, x की धनात्मक दिशा में नहीं जाना, y की धनात्मक दिशा में नहीं जाना है, y की ऋणात्मक दिशा में देखो कहाँ कहाँ जाना है, x बराबर 0, x पर इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, लेकिन f0 पर जाना है 10 इकाई, f0 का मतलब y पर जाना है 10 इकाई। तो बच्चों इधर नहीं चलना है, इधर नहीं चलना है, y अक्ष ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखो हम लोग एक बिंदु ये हमें मिलेगा 0,10, इस बिंदु को क्या कहोगे, 0,10 कहोगे। बिल्कुल ठीक है, x बराबर 1 तो y बराबर 11 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, ये आपका f1 का मान 11 है, तो x बराबर जब 1 इकाई, इधर की ओर देखो 1 इकाई चलोगे तो ऊपर आपको कितना बढ़ना है, 11 इकाई, 10 तो आपका ये है, देखो 11 यहाँ कहीं ऊपर होगा, ये आपका है कितना, ये आपका है 0,10 है। ठीक है, और 1 इधर देखो आई, इधर 1 आई तो आप ऊपर चले जाओ, कितने इकाई, 11 इकाई जाना है, 10 इधर है, 11 कहीं निश्चित रूप से ऊपर होगा, तो यहाँ पर 1,11 बिंदु ये देखो मिल जाएगा, 1,11। ठीक है, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, और बिंदुओं को ना दिखाएं कोई समस्या नहीं है। हम कहीं पर y अक्ष पर भी देखो, यहाँ पर इधर कोई बिंदु लें तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ देखो ध्यान दें, x का मान -10 रखें, x का मान -10 रखें तो y का मान कितना मिलेगा, 0। तो x का मान देखो ऋणात्मक दिशा में 10 इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ और पीछे आना पड़ेगा। देखो ध्यान दें, 8 के बाद यहाँ देखो 9 रख दें और यहाँ 10 रख दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब x का मान -10 है तो y का मान कितना है, 0 है, तो ये बिंदु कहलाएगा -10,0। अब देखो अगर और कुछ निकालना चाहो निकाल सकते हो, x का मान -2 तो y का मान कितना है, 8 है, x का मान -2 देखो यहाँ पर है, y का मान ऊपर चले जाओ 8 इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई ये है, -2 ये है, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं ये बिंदु आ जाएगा, इसको हम कहेंगे -2,8। ठीक है, अब ज्यादा सब बिंदुओं को जरूरत नहीं है, सभी बिंदु यहाँ बना दें। अब इन बिंदुओं को जब आपस में मिलाओगे तो ये बिल्कुल एकदम सीधी रेखा ये प्राप्त होगी। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी एक सीधी रेखा मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये है इसका ग्राफ, ये इस तरीके से इसका ग्राफ देखो खींचना है। ठीक है, ये आलेख इसका है, कौन सी रेखा का आलेख है, ये आपकी f(x) बराबर x+10 वाली जो आपका हमने बताया रैखिक फलन है। कैसा फलन है जी, रैखिक फलन है। तो इस रैखिक फलन का देखो ये आपका आलेख है, इस तरीके से आपको आलेख खींच के दिखाना है। बस सिंपल सा काम है, बिल्कुल एकदम आसान तरीका। ठीक है, यहाँ पर ये जो ज्यादा बिंदु बनाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x अक्ष पर एक बिंदु ले लें, y अक्ष पर कोई 2 बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा तो बन जाती है। यहाँ पर 1 2 3 4 हमने 4 बिंदुओं को मिलाया, कितने भी बिंदु निकालोगे तो इसी रेखा पर ये सारे बिंदु आएंगे। ठीक है, जब ये रेखा मिलाई जाएगी तो बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो भाई जब हमारा काम 2 बिंदुओं को मिलाने से चलता है तो फिर हम ज्यादा क्यों निकालें, कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एक बिंदु अगर ये वाला निकाल लें, ये निकाल लें, दोनों को मिला दें तो अभी रेखा बन जाएगी।
दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बन जाती है। तो इस तरीके से ये रेखा का रैखिक फलन का ग्राफ खिंच जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है उदाहरण नंबर 18वां। इसके बाद देखो और थोड़ा आगे आते हैं बच्चों, उदाहरण नंबर 19 क्या लिखा है। 19वां देखो ध्यान से समझो, लिखा है मान लीजिए कि आर क्यू से क्यू में, आर कोई आपका एक संबंध है जो क्यू से क्यू में है। लिखा है आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग टू क्यू। क्यू मतलब कोई परमेय संख्या है, ए बी क्या है परमेय संख्या है। तथा आगे लिखा है ए माइनस बी बिलोंग टू जेड। ए में से बी घटाओ तो जेड मतलब पूर्णांक मिलता है। द्वारा परिभाषित है एक संबंध सिद्ध करिए कि ए कोमा ए बिलोंग टू आर सभी ए बिलोंग टू क्यू के लिए। दूसरा पॉइंट है ए कोमा बी बिलोंग टू आर का तात्पर्य है कि बी कोमा ए बिलोंग टू आर। तीसरा इसमें दिया गया है ए कोमा बी बिलोंग टू आर और बी कोमा सी बिलोंग टू आर का तात्पर्य है कि ए कोमा सी बिलोंग टू आर। बच्चों यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, ये वास्तव में कक्षा 11 से कम बल्कि कक्षा 12 से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, 12वें में बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे जो इसमें लिखा हुआ है, उसी टाइप के ही सारे प्रश्न होंगे। तो देखो 19वां प्रश्न क्या कहता है यहां पर, हमें इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना होता है, फलनों के प्रकार। क्या पढ़ना है, फलनों के प्रकार, संबंधों के प्रकार वहां पर पढ़ना है। तो यहां पर संबंधों के प्रकार जो होते हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मिति संबंध, संक्रामक संबंध, जो आपको इंटर में पढ़ाए जाएंगे, उसी से संबंधित ये बच्चों प्रश्न है। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक कोई रिलेशन इस प्रकार से है, आर बराबर ए कोमा बी। आर बराबर कैसा है, ए कोमा बी, सच दैट ए और बी दोनों ही क्यू को बिलोंग कर रहे हैं। तथा यहां से एक बात दी गई है कि a माइनस बी जब करोगे, a में से b घटाओगे तो यहां पर z मिलेगा। z मतलब हमें z का मतलब पूर्णांक है ना, z का मतलब पूर्णांक मिलेगा। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो हमें यहां पर सिद्ध क्या करना है, लिखा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करके दिखाना है। नंबर 1, a कोमा ए बिलोंग टू आर, ए कोमा ए आर में है। लिखा है सभी, यहां लिख दें फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू के लिए। ऐसा हमें देखो सिद्ध करके दिखाओ कि क्यू के सभी मानों के लिए ए कोमा ए बिलोंग टू आर, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ए कोमा ए बिलोंग टू आर। ए कोमा देखो, ए कोमा बी का मतलब क्या है, ए कोमा बी का मतलब आगे ये लिखा हुआ है, ए कोमा बी का मतलब है ए और बी क्यू के अवयव है। ए और बी क्या है, क्यू के अवयव है। आगे लिखा है ए में से बी घटाओ तो हमें जेड मिलेगा। बच्चों अगर ऐसा हो कि ए में से ए घटाएं, ध्यान से समझना है भाई, ए कोमा बी का मतलब है ए में से बी घटाओ जेड मिलेगा। तो ए में से ए घटाओ क्या मिलेगा, ए कोमा ए का क्या मतलब है, ए माइनस ए कोमा ए का मतलब है कि ए में से ए घटाओ तो ए में से ए घटाओगे 0 मिलेगा, जो कि जेड को बिलोंग करेगा। जेड भी, 0 भी तो पूर्णांक है। तो अतः इसका मतलब है, अतः ए कोमा ए बिलोंग टू आर सत्य है। बिल्कुल सही लिखा है यहां पर, ए कोमा ए बिलोंग टू आर जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ए में से जब ए घटाओगे तो क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, है ना। ए में से ए घटाओगे 0 मिलेगा, और 0 भी आपका एक पूर्णांक ही होता है। इसका मतलब ए कोमा ए इस रिलेशन में है। ठीक है, ये आपका इसका मतलब है। इसके बाद देखो दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया है बच्चों, यहां पर दूसरा पॉइंट दिया गया है, ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ए कोमा बी बिलोंग टू आर का तात्पर्य है, ए कोमा बी बिलोंग टू आर का तात्पर्य है कि बी कोमा ए बिलोंग टू आर। ये प्रश्न में दे रहा है। ठीक है, अब आप समझो बात, ए कोमा बी बिलोंग टू आर का मतलब क्या है, ए माइनस बी करोगे तो जेड में है, ए माइनस बी करोगे क्या मिलेगा, जेड में जेड का ही अवयव मिलेगा। तो ए कोमा बी अगर आर में है, इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग टू जेड। तो आप बताओ बी कोमा ए का मतलब क्या है, बी कोमा ए अगर आर में है तो इसका मतलब है बी माइनस ए बिलोंग टू जेड। बिल्कुल सही बात है बच्चों, यहां पर ये भी बिल्कुल सत्य है, ए कोमा बी
ए कॉमा बी बिलोंग टू आर का अर्थ है, ऐसे लिख दें, अर्थ है कि a माइनस बी बिलोंग टू जेड, बी कॉमा ए बिलोंग टू आर का अर्थ क्या है, का अर्थ है कि b माइनस ए बिलोंग टू जेड। भाई अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो अगर a माइनस बी, अगर थोड़ी देर के लिए ये मानो कि a माइनस बी प्लस में आ रहा है तो b माइनस ए माइनस में आएगा, लेकिन होगा तो पूर्णांक ही। अगर a माइनस बी पूर्णांक है तो b माइनस ए भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो इसका मतलब है a माइनस बी अगर रिलेशन में है तो a कॉमा बी रिलेशन में है तो इसका मतलब b कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। ठीक है बात, तो ये भी एकदम ठीक लिखा हुआ है। इसके बाद देखो तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा यहां पर प्रश्न दिया गया है बच्चों, तीसरा यहां पर प्रश्न ऐसा दिया गया है कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर, देखो a कॉमा बी बिलोंग टू आर, इसका क्या अर्थ है बच्चों, यहां बताओ। a कॉमा बी बिलोंग टू आर का मतलब है कि अगर हम a में से b घटाएं तो हमें z मिलेगा। अच्छा भाई ठीक है, b कॉमा सी बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, इसका मतलब है b में से c घटाएं तो अभी हमें देखो z मिलेगा। ठीक है, अगर a कॉमा बी आर में है इसका मतलब है a में से b घटाओ हमें पूर्णांक मिलेगा। b कॉमा सी का मतलब है कि b में से c घटाओ तो अभी पूर्णांक मिलेगा। तो अब हमें एक बात बताओ कि अगर ऐसा हो कि a में से b हमने घटाया हमें पूर्णांक मिला, b में से c घटाया हमें पूर्णांक मिले, इन दोनों को जोड़ दें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब पूर्णांकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो पूर्णांक ही मिलता है। हमने दोनों पूर्णांक जोड़ दिए, a माइनस बी, b माइनस सी, तो यहां से देखो b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी मिलेगा। क्या मिलेगा, a माइनस सी मिलेगा, और a माइनस सी भी z में होगा, ये भी पक्की बात है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि a कॉमा सी जो है वो भी आपका r में है, अतः a कॉमा सी बिलोंग टू r सत्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर तीनों जो संबंध दिए गए हैं वो तीनों संबंध एकदम ठीक लिखे हुए हैं। a कॉमा ए भी इस रिलेशन में होगा, a कॉमा बी रिलेशन में होगा तो b कॉमा ए भी रिलेशन में होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। a कॉमा बी बिलोंग टू आर और b कॉमा सी बिलोंग टू आर, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी रिलेशन में है, तब a कॉमा सी भी रिलेशन में होता है। ये आपका अगर देखा जाए तो हमने जैसा कि बच्चों बताया कि ये सब कुछ इंटरमीडिएट में बहुत इसका डिटेल है। ये आपका क्या होता है, ये स्वतुल्य संबंध होता है, ये संबंध आपका सममिति संबंध होता है, और ये संबंध आपका संक्रामक संबंध होता है। तो यहाँ पर ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है। जहां पर तीनों संबंध होते हैं उसको कहते हैं तुल्यता संबंध। ये सारी बातें इंटरमीडिएट में आपको डिटेल में मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है आपका, उदाहरण नंबर है 19वां उदाहरण नंबर है आपका ये। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, इसके बाद ध्यान देते हैं, उदाहरण नंबर है आपका ये 20। देखो ध्यान दें, ये इसमें कहा गया है कि एक फलन f बराबर दिया गया है 1,1। पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले देखो रब करके, उदाहरण नंबर है आपका 20वां, उदाहरण नंबर आपका 20वां है। इसमें लिखा है कि यदि f इस प्रकार से देखो दिया गया है, f बराबर दिया गया है 1,1, 1,1, 2,3, 2,3, 0,-1, 0,-1, और ये है -1,-3, -1, -3 दिया गया है। ये इस प्रकार से आपका एक फलन दिया गया है। z से z में एक रैखिक फलन है। ठीक है, फलन कैसे है, z से z में है। ठीक, रैखिक फलन है, बिल्कुल ठीक है। रैखिक फलन का मतलब बच्चों अभी एक उदाहरण था। रैखिक फलन किस प्रकार का होता है, y बराबर mx प्लस c, ये आपका एक रैखिक फलन होता है। और हमने बताया कि जो y है उस y को हम fx से लिख लेते हैं। ये फलन हमारा होता है, इसको क्या कहते हैं, रैखिक फलन है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये रैखिक फलन है तो हमसे कहा है fx का मान बताओ। रैखिक फलन है तो क्या बताना है, यही फलन हमें बताना है कि भाई फलन जो fx है वो है कितना। तो यहाँ पर आपको एक सीधी बात दी गई कि भाई fx है वो रैखिक फलन है। चूंकि fx ऐसे लिख दो, चूंकि fx रैखिक फलन है, रैखिक फलन है, तो
तब ये फलन हम मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है, एम एक्स प्लस सी है। ये आपका एक रैखिक फलन है। ठीक है, इसको फलन को ही हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान से देखो ज्ञात कर सकते हैं। चलो इस पर हम एक नंबर कोई डाल देते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से समझो बच्चों। यहाँ पर फलन तो कुछ इस प्रकार लिखा है कि जब x का मान 1 है, जब x का मान 1 है तो y का मान भी 1 है। ऐसा ही तो है, x बराबर 1 तो y बराबर 1। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर इस प्रकार से 4 क्रमिक युग्म दिए गए हैं। हमें वास्तव में 2m और c दो वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर कोई दो क्रमिक युग्म इनको ले सकते हो, या इनको ले लें, या इनको ले, कोई दो क्रमिक युग्म लेके हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत 4 की नहीं है, दे दिए कोई बात नहीं, हमें 4 की जरूरत नहीं है। कोई दो क्रमिक युग्म यहाँ निकाल अगर लें तो अभी हम यहाँ से इस फलन को बना सकते हैं। ध्यान से समझो, x बराबर अगर 1 लिख दिया जाए तो x का मान, ये देखो x होता है और ये आपका क्या होता है, ये y होता है। y का मतलब fx का मान होता है। जब x का मान डालोगे तो जो y का मान मिलता है, अर्थात fx का जो मान मिलता है वो आपका ये है। तो x बराबर अगर हम 1 इसमें डाल दें तो देखो f 1 हो जाएगा जी, m x का मान 1 और प्लस c। अब f 1 का मान है कितना बच्चों, देखो 1 है। ध्यान से समझो, x बराबर 1 तो अब f 1 का मान कितना है, 1 है। तो यहां से देखो एक इक्वेशन बन जाएगा m प्लस सी बराबर 1। देखो इस पर हम समीकरण का 1 नंबर डाल, ठीक है। अब इसको ले सकते हो, या फिर बिल्कुल सिंपल करना है, देखो इसको ले लें। x का मान 0 डालोगे तो यहां से देखो fx का मान -1 आएगा। अगर इसको लें तो ज्यादा सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा। इसको अगर ले लें तो ज्यादा ही सिंपल, एकदम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि 0 है ना यहाँ पर। तो यहाँ लिख दें x बराबर 0, तो f0 का मान, ध्यान से समझो, x का मान हमने 0 इसमें डाल दिया तो f0 बराबर कितना हो जाएगा, m गुणे x का मान 0 प्लस c। और f0 का मान देखो कितना है, प्रश्न में लिखा है -1 है। ध्यान से समझो, तो बच्चों ये तो 0 हो गया, तो c बराबर यहां से देखो -1 हो गया कि नहीं। c का मान कितना हो गया, -1। अब ये c का मान जो -1 हमने निकाला है यहां रख दें समीकरण 1 में। c का मान, चूंकि समीकरण 1 हमने ऊपर डाल रखा है, इस पर 2 डाल दें। c का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां दूसरे नंबर में समीकरण में इसका वैल्यू रख देते हैं, c का मान। तो देखो ये हो जाएगा m और c का मान -1 लिख दें और बराबर में यहाँ 1 लिख दें, ठीक है। यहां ध्यान से समझो, m अपना ज्यों का त्यों और प्लस c का मान -1 रख दें और बराबर में 1। तो ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो m का मान 1 + 1 अर्थात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने m का मान निकाल लिया 2 और हमने c का मान निकाला है -1। तो बताओ रैखिक फलन हमारा कितना हो गया। इसलिए फलन बराबर कितना होगा, फलन जो fx है वो कितना होगा, फलन तो भाई mx + c था। इसमें m का मान हमने 2 निकाला है तो 2x + c का मान -1 है, तो यहाँ पर -1 लिख दें। तो इस तरीके से देखो हमें जो फलन पूछा गया था वो आपका ये फलन ज्ञात हो गया, ठीक है। 2x - 1, fx बराबर 2x - 1। क्लियर बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर आप ये पहला बिंदु ये लें, x का मान ये डालो तो fx का मान ये रख दें, x का मान ये डालो तो fx का मान ये रख दो, तो 2 समीकरण दोनों को हल करोगे, यही दोनों मान आएंगे, m और c के मान बदलेंगे नहीं। हमने यहाँ पर ये केवल सिंपल करने के लिए इसको ये ले लिया, यहाँ पर ये और इन दोनों को बिंदुओं को लेकर के हमने हल कर लिया। तो यहाँ से देखो हमें बिना ही हल करे c का मान ज्ञात हो गया, इस c के मान को यहाँ रख दिया हमने, m का मान ज्ञात हो गया। सिंपल करने के लिए ऐसा किया है। आप कोई 2 बिंदु लेकर के भी इन दोनों समीकरणों को बनाओ और फिर इनको हल करके m और c के मान निकालो, जो कि आपको यहाँ रख के फलन का मान मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए इसको नोट करके अब हम लोग एक और आगे वाले प्रश्न पर आते हैं। देखो 21वां उदाहरण है जो, उस पर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 21वां उदाहरण देखो बच्चों। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, यदि आपको यहाँ पर प्रश्न समझने में या कोई किसी प्रकार की कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी मैसेज करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। आते हैं, ये आपका है 21वां उदाहरण, उदाहरण नंबर 21। उदाहरण नंबर 21
देखो 21वें उदाहरण में क्या कहता है प्रश्न, कहता है कि एक फलन यहाँ पर दिया गया है और इस फलन का हमें प्रांत पूछा गया है। बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो फलन हमें दिया गया है, हम ये कह सकते हैं कि जो फलन है ये हमारा वो आपका परमेय फलन है। यहाँ पर देखो px बटे qx के रूप में है कि नहीं है, तो फलन fx बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 5 और नीचे बटे में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 5x प्लस 4 और इसका हमसे पूछा है इसका प्रांत बताइए। क्या करना है, प्रांत आपसे पूछा गया है, ठीक, डोमेन पूछा गया है। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझो। कोई अगर परमेय फलन होता है तो ये परमेय फलन में जो हर लिखा होता है, हर में जो संख्या होती है उसको देखो, अगर ये फलन परिभाषित है तो निश्चित रूप से हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये फलन जो बहुपद फलन होते हैं, क्योंकि ऊपर देखो बहुपद फलन है, नीचे भी बहुपद फलन है, लेकिन दोनों का आपस में जब डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये आपका परमेय फलन बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर x के सभी मानों के लिए ये फलन आपका परिभाषित है, केवल किन के लिए परिभाषित नहीं है, यहाँ पर इसमें जो x का मान है, मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यूज निकलेगी किन किन मानों के लिए परिभाषित नहीं है, बस वो देखना है हमें। मतलब हम ये कहना यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो हर में संख्या लिखी है, हर में संख्या ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो ये फलन आपका परिभाषित नहीं होगा, और यदि ये 0 नहीं है तो निश्चित रूप से ये फलन आपका परिभाषित है। तो यहाँ पर ऐसा लिख दें, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कभी भी 0 नहीं होगा। यदि ये 0 होता है तो निश्चित रूप से फलन परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं जो हर में संख्या लिखी है वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो अब बता दो, यहाँ से कुछ अगर इसके फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा है, 4 एकम 4 में 1 जोड़ोगे 5, तो यहाँ लिख दें 4x माइनस में 1x प्लस में 4, ये कभी भी 0 नहीं है। आगे थोड़ा और बढ़ाएं तो यहाँ लिख दें, देखो x कॉमन, तो x माइनस का 4 और माइनस का 1 कॉमन, तो x माइनस में 4 और बराबर 0 नहीं है। और थोड़े आगे बढ़ाओ तो x माइनस 4 और यहाँ लिख दें x माइनस 1 बराबर 0 नहीं है। थोड़ा और आगे देखो तो यहाँ से x बराबर 4 नहीं है, x बराबर 1 नहीं है। इतनी बात तो मेरे ख्याल से आसान से समझ में आ रही होगी कि x का मान 4 नहीं हो सकता। अगर हम x का मान यहाँ 4 रख दें बच्चों, ये x का मान कितना लिख दें 4, अगर x का मान 4 रख देंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो फलन हमारा परिभाषित नहीं होगा। x का मान अगर हम 1 रख देंगे, यहाँ पर x का मान 1 लिख दें, अगर x का मान 1 लिख दें तो भी ये आपका 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो फलन हमारा परिभाषित नहीं होगा। तो हम x का मान 4 तथा x का मान 1 अगर रख दें, इन दोनों में से कोई भी मान रख दें तो हमारा फलन परिभाषित नहीं होगा, अदरवाइज सब पर परिभाषित है। सभी रियल नंबर के लिए फलन हमारा परिभाषित है। तो हमें प्रांत में क्या लिखना है, ध्यान से समझो, हमें प्रांत में क्या लिखना है, प्रांत बराबर क्या होता है, x के सभी मान, मतलब यहाँ पर x के सभी मान क्या है, सब रियल नंबर है। r मतलब क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमारा परिभाषित है। केवल किन के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है और 1 के लिए नहीं है, तो माइनस करके ऐसा लिख दें। r में से ये दो रियल नंबर आपको कम करने हैं, 1 पर भी परिभाषित नहीं है, 4 पर भी परिभाषित नहीं है, बाकी सभी रियल नंबर पर हमारा फलन परिभाषित है। इसलिए प्रांत बराबर क्या लिखना है, r माइनस 4,1 लिखना। क्लियर बात बच्चों, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने जो घटा दिए हैं इनको छोड़ दे, बाकी जो r बचा बस वो सभी प्रांत है। ठीक, क्लियर बात है। उदाहरण नंबर 21 है बच्चों ये। इसके बाद आते हैं 21वें के बाद आते हैं उदाहरण नंबर 21वें के बाद आते हैं उदाहरण नंबर देखो 22वें पर। देखो 22वें में क्या कहता है भाई, इसमें भी देखो आलेख खिंचवाया गया बच्चों। आलेख जब भी खिंचवाया जाएगा तो निश्चित रूप से हमें बिंदुओं की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम बिंदु रख लेते हैं, बिंदु बना लेते हैं, और इसके बाद हम ग्राफ खींच लेंगे बड़े आराम से। देखिए हमें यहाँ पर फलन तो इस प्रकार से दिया गया है, आपका है ये 22वां नंबर का उदाहरण। इसमें लिखा हुआ है कि फलन fx बराबर, यहां पर देखो इस प्रकार से दिया गया है 1 माइनस एक्स। ये तब है, fx का मान 1 माइनस एक्स तब है जब x लेस देन 0 है।
x का मान 0 से छोटा है तो फलन आपका 1 माइनस एक्स है, और x का मान यदि 0 है तो फलन का मान आपका 1 है, और यदि x का मान 1 से 0 से बड़ा है तो फलन आपका x प्लस 1 है। ये हमारा है प्रश्न, और इसमें आपसे पूछा है f(x) का आलेख खींचिए। क्या है? f(x) का आलेख खींचिए, ऐसा प्रश्न हमसे कहता है। आलेख खींचिए। कैसे खींचोगे बच्चों? हमने जैसा कि बताया कि आपको बिंदु ढूंढने हैं और बस बिंदुओं को मिलाओगे हमारा आलेख खींच जाता है। हम पहले तो देखेंगे कि जब x का मान, देखो ध्यान दें, जब x का मान 0 से छोटा है तो हमारा जो फलन है वो क्या है? f(x) का मान क्या है? f(x) का मान 1 माइनस एक्स है। देखो ध्यान दें, जब x का मान 0 से छोटा है तो f(x) बराबर कितना है? 1 माइनस एक्स है। 0 से छोटा का मतलब 0 से छोटी संख्या -1, -2, मतलब माइनस की सभी संख्याएं हो जाएं तो समझो 0 से छोटी होगी। -1 नहीं बल्कि -आधा भी छोटी है, मतलब माइनस लगा दो समझो, तो सब 0 से छोटी संख्याएं हो जाती हैं। तो 0 से छोटी संख्या है, इसका मतलब अगर हम x बराबर यहाँ पर -1 रख दें तो यहाँ से f -1 का मान कितना मिलेगा? ध्यान से समझो, ये है 1, ये माइनस, और x का मान हमने लिख दिया -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। x बराबर -1 तो f -1 का मान 2 हो जाएगा। x बराबर, चलो और थोड़ा कम कर लें, -2, तो f -2 का मान देखो कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पर -2 लिख दें तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, अर्थात 3 हो जाएगा। x बराबर -1 तो f -1 का मान 2 है, x बराबर -2 तो f -2 का मान कितना है? 3 है। यहाँ पर हमने 2 बिंदु तो ये निकाल लिए इस वाले फलन के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं कि जब x का मान 0 से बड़ा हो तो फलन हमें क्या लेना है? तो f(x) का मान देखो कितना मिलेगा? तो हमें f(x) बराबर कितना मिल जाएगा? x प्लस 1 मिल जाएगा। तो जब x का मान 0 से बड़ा है तो f(x) का मान x प्लस 1 है। क्लियर बात है। अब यहाँ पर देखो x बराबर 1 जब 0 से बड़ा है, इसका मतलब 1 है, 2 है, सभी प्लस नंबर, प्लस वाली है ना, वो 0 से बड़ी होती है। तो x बराबर हमने 1 लिख दिया। x बराबर 1 तो f(1) का मान कितना होगा? ध्यान से समझो, f(1) बराबर कितना होगा? 1 प्लस 1 मतलब 2 होगा। x बराबर अगर हम 2 लिख दें तो f(2) का मान कितना होगा? f(2) का मान कितना होगा? 2 प्लस 1 मतलब 3 होगा। बात आई समझ में? तो अब अगर इन मानों को भी हमने 2-3 मान निकाले, ज्यादा निकालने की हमें जरूरत नहीं है। अगर इन मानों को हम यहाँ पर देखो एक ग्राफ पर रख दें तो हमारा इसका देखो आलेख मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान दें, ये 0 हो गया, यहाँ पर x अक्ष की ये धनात्मक दिशा है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, और यहाँ पर ऊपर की ओर y अक्ष की धनात्मक दिशा, और ये इधर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ठीक है। यहाँ देखो हमने क्या किया, x का मान -1 लिखा है, तो जो y का मान, मतलब हमने बताया जो f(x) का मान हमें मिलता है उसको क्या कहते हैं? y कहते हैं, समझो। x का मान -1 तो y का मान कितना है? 2, तो x का मान -1 बच्चों देखो माइनस दिशा में ले आओ, इधर -1 हो गया, ऊपर जाना है +2, तो ऊपर देखो 1 2, यहाँ पर हमें लिखना है -1, -2, ये बिंदु हमें मिल गया -1, 2। इसके बाद देखो x का मान -2 है तो यहाँ पर f -2 का मान 3 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। अब ऊपर देखो प्लस क्या है ना, 3, तो ऊपर 3 जाना है, 1 2 तो यहाँ हो गए, 3 यहाँ रख दें, देखो ध्यान दें, ये आपका 3 हो गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे -2,3। क्या कहेंगे? -2,3 कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो और कुछ आगे, इस पर आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या कहोगे? इस पर कहेंगे x का मान जब 1 है तो f(1) का मान 2 है, x का मान 1 है तो f(1) का मान कितना है? 2, तो 1 और 1 2, यहाँ पर आपको देखो लिखना है 1,2। क्या लिखना है? 1,2। x का मान 2 है तो f(2) का मान कितना है? 3, तो x का मान 1 और यहाँ 2 हो गया, x का मान 2 और f(2) का मान ऊपर की ओर 3 इकाई, तो 1 2 यहाँ पर लिखना है 3 इकाई, तो 2,3 आपको देखो यहाँ लिखना है, ठीक है। अगर इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो समझो आलेख बन जाएगा, सीधी सीधी बात है बिल्कुल। यहाँ पर देखो इसको इससे मिला दें पहले, ये देखो मिल गया, ठीक है। बिल्कुल स्केल से मिलाना है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं जैसे हम मिला रहे,
आपको क्या करना है, बिल्कुल स्केल से मिलाना है। एकदम आपको यहाँ से सीधा एक ये रेखा मिलेगा और एक आपको ये रेखा मिलेगा। इस तरीके से ये देखो, इसका हमने आलेख खींच लिया। ये काय का आलेख है, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ, यहाँ पर एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, जब एक्स का मान 0 से छोटा है और एक्स बराबर 0 पर, देखो एक्स बराबर 0 पर 1 है, हमने यहाँ नहीं दिखा पाया, देखो दिखा सकते हो। एक्स का मान जब 0 है मतलब इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। तो एक्स का मान जब 0 है तब एफ एक्स का मान कितना है, 1 है। तो बच्चों यहाँ देखो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 0, एक्स का मान 0। देखो इधर तो गई नहीं, इधर तो गई नहीं, एक्स का मान 0 है। वाई एक्स पर जो बिंदु होता है उसमें एक्स का मान 0 होता है और वाई का मान देखो 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है, तो इसको आपको क्या लिखना है, 0,1 लिखना है। ठीक है, एक्स का मान 0, वाई का मान 1, एक्स का मान 0, वाई का मान 1। अब देखो यहाँ पर हमने 5 बिंदु निकाले और पांचों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारा आलेख खिंच किया वो इस वाले फलन का आलेख है। क्लियर बात बच्चों? ये है प्रश्न आपका उदाहरण नंबर 22। उदाहरण नंबर 22। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लें। इसके बाद यहां पर बच्चों देखो ध्यान से समझो, तो मेरे ख्याल से अब यहां पर बस इतने ही प्रश्न थे, इतने ही उदाहरण थे। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो विविध प्रश्नावली के प्रश्न हैं। विविध प्रश्नावली अध्याय 2 पर आधारित जो विविध प्रश्नावली है उससे संबंधित प्रश्न है। देखो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टेड सवाल है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन है जो उसको देखेंगे। देखो ध्यान दें, इसमें लिखा है एक संबंध कोई दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये तब है फलन एक्स स्क्वायर तब है इसका मान एक्स का मान 0 से लेकर 3 तक है। ठीक है, और अगर 3 से 10 तक है तो इस फलन का मान 3x है, द्वारा परिभाषित है। और दूसरा संबंध g बराबर जी एक्स बराबर यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है। आपसे कहा है दर्शाइए कि क्यों f फलन है और g फलन नहीं है, ऐसा आपसे पूछा है। आपसे ये कहता है कि जो fx है अर्थात जो f है वो आपका फलन है और gx है वो फलन नहीं है, तो आपको ये ऐसा क्यों है, ऐसा हमें बताओ। देखो बच्चों इसकी कुछ बेसिक जो परिभाषा है उससे संबंधित आपका ये प्रश्न है। इसमें लिखा है कि ये फलन है fx और ये fx ये आपका कोई संबंध है। fx बराबर दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ है एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तब है जब x का मान 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, और यहाँ पर यही फलन fx का मान 3x के बराबर है और ये तब है जब इसका मान 3 से लेकर के x का मान 3 से लेकर के 10 तक है, ऐसा प्रश्न हमसे कहता है। ठीक है, तो एक तो फलन हमारा ये है, एक तो संबंध आपका ये दिया गया है। दूसरा संबंध यहाँ पर दिया गया है gx बराबर, तथा यहाँ पर एक दूसरा संबंध gx बराबर और दिया गया है। ये gx बराबर यहाँ पर देखो दो फलन, इसमें भी एक एक्स स्क्वायर और ये 3x। एक्स स्क्वायर कब है, ये x का मान 0 से लेकर के 2 तक अगर है तो आपको फलन एक्स स्क्वायर लिखना है। और यदि 2 से लेकर के x का मान 2 से लेकर के 10 तक है तो आपको gx का मान 3x लिखना है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि जो f है वो आपका एक क्या है, देखो ध्यान दें, क्या हमें सिद्ध करके दिखाना है कि f आपका एक फलन है और g आपका फलन नहीं है, बस इतना सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फलन है, ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये आपका फलन है और ये आपका फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। भाई हमें ऐसे तो कह के मजा नहीं आ रहा कि ये फलन है और ये नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है, इसका अगर हमें पता चल जाए तो हम बिल्कुल एकदम तसल्ली से हमें ये पता हो जाएगा, हमें अपने आप में आत्मविश्वास हो जाएगा कि ये वाला जो है ना ये फलन है और ये फलन नहीं है। हमें किसी रीजन का अगर पता चल जाए तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों, यहाँ पर फलन की जो बेसिक परिभाषा है वो क्या होती है, याद करो। फलन की जो बेसिक परिभाषा होती है वो ये इस प्रकार से हम फलन लिखते हैं, जैसे एक कोई समुच्चय A है और एक कोई समुच्चय B है। समुच्चय A से समुच्चय B में आपका कोई एक फलन है। ठीक है, A से B में फलन है आपका, और यदि ये A से B में जो संबंध है वो फलन तब कहलाता है जब A के सभी अवयवों का B में प्रतिबिंब होता हो तथा प्रतिबिंब अद्वितीय होता हो,
मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब बनता हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर ए बी सी, तो अगर एक का ए से प्रतिबिंब है, 2 का बी से प्रतिबिंब है, 3 का सी से प्रतिबिंब है, तो सभी अवयवों का यहाँ प्रतिबिंब होना चाहिए। और प्रतिबिंब कैसा हो? अद्वितीय प्रतिबिंब बनता हो, मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब बनता हो। ऐसा ना हो कि एक का ए भी प्रतिबिंब हो और एक का बी भी प्रतिबिंब हो जाए, तो ये फलन नहीं होता है। फलन तभी होता है जब ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब हो तथा प्रतिबिंब अद्वितीय हो। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनता हो। तो यहां से देखो, एक का एक ही तो प्रतिबिंब बना है, 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फलन, ये कहते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही हमें दिखा देना है कि अगर ऐसा निकलता है कि एक का एक ही प्रतिबिंब बनता है, तो हम ये कह देंगे कि ये आपका फलन है। और यहां पर हमें ये मिलना चाहिए कि एक के दो, यहां से एक अवयव के मतलब एक आपका एक अवयव, इसका यहां पर 2 जगह प्रतिबिंब बनना चाहिए, बी में 2 प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह देते हैं फलन नहीं है। तो पहले इसकी बारी है, देखो ध्यान दें। अब यहां पर देखो एक बात समझो, यहां पर ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तब है जब इसका मान 0 से 3 तक है, 0 से 3 तक है। और एफ एक्स का मान 3x है तब जब 3 से 10 तक है। बच्चों आपने एक बात तो देखी होगी, यहां पर 3 देखो दोनों जगह पर है। x का मान 3 है तब भी फलन ये है, और x का मान 3 है तब ये फलन है। x का मान, ध्यान से समझो, x का मान 3 है तो भी आपको एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर लिखना है, और x का मान 3 है तो एफ एक्स का मान 3x लिखना है ना। तो x बराबर 3 पर ये भी है और x बराबर 3 पर ये भी है। इसका मतलब हम यहाँ पर x बराबर 3 पर चेक कर लेते हैं कि x बराबर 3 पर क्या एक ही प्रतिबिंब बन रहा है या x बराबर 3 पर अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर केवल और ये कॉमन बिंदु वाला उसी को चेक कर लेते हैं, बाद बाकी चेक की जरूरत नहीं है। हम x बराबर 3 पर यहाँ देखो ऐसा लिख दें, x बराबर 3 पर f3 का मान, ध्यान से समझो बच्चों, x बराबर 3 पर fx पहले कितना होना चाहिए? fx का मान एक्स स्क्वायर होगा। x बराबर 3 पर fx का मान कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर x का मान 3 लिख दें तो f3 बराबर कितना होगा? 3 का स्क्वायर मतलब 9 होगा। अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, x बराबर 3 पर fx का मान 3x भी तो होगा, x बराबर 3 पर fx का मान 3x भी तो होगा। तब f3 का मान बच्चों यहाँ कितना होगा? 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिका 9 होगा। अब आप ध्यान से देखो, x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है? यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन का मान 9 है। यहाँ पर भी x का मान 3 लिखा तो फलन का मान 9 है। तो बच्चों यहाँ से देखो, ध्यान दें, एक मान लें a है, ये b है, यहाँ पर 3 अवयव है 3 और यहाँ पर 9 है, तो देखो 3 का केवल एक ही प्रतिबिंब 9 बन रहा है, 9 के अतिरिक्त कोई दूसरा तो नहीं है। यहाँ पर 3 का कितना प्रतिबिंब है? केवल 9 प्रतिबिंब, एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? फलन है। हमने बताया कि अगर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब दूसरे वाले समुच्चय में एक ही प्रतिबिंब बनता हो तो निश्चित रूप से ये फलन होता है, अदरवाइज फलन नहीं होता है। यहां बताओ, अच्छा इसकी बाद में बात लिखेंगे, पहले इसको भी समझो, gx वाले को समझो, ध्यान से समझो, इसको समझो। यहां पर देखो, यहां भी आपने देखा कि ये फलन gx बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ये तब है जब x का मान 2 है। ध्यान से समझो, देखो x बराबर 2 पर gx बराबर एक्स स्क्वायर है, और x बराबर 2 पर gx का मान 3x भी है। ध्यान से समझो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है बच्चों। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर भी हमें बिल्कुल उसी प्रकार से x बराबर 2 पर gx बराबर हमें लिखना है। तो x बराबर 2 पर gx का मान हमें क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर लिखना है। ध्यान से समझो, gx बराबर क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर लिखना है। तो भाई हम यहाँ पर x का मान 2 डाल दें तो g2 का मान यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। बोलो ठीक है? g का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, x बराबर 2 पर ध्यान से समझो, x बराबर 2 पर यहां देखिए, x बराबर 2 पर gx का मान 3x भी तो है। gx का मान कितना? 3x भी तो है।
तो आप बताओ, आप यहाँ पर x का मान 2 डाल दें तो g2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। बच्चों ध्यान दें, x का मान 2 लिखोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 2 का देखो ध्यान दें, x बराबर 2 पर यहाँ पर देखो 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, 4 और 6 बन रहे हैं। बच्चों यहाँ से देखो इस डायग्राम से भी समझ में आएगा, x का मान अगर 2 है, देखो ध्यान दें, यहाँ भी x का मान 2 है, यहाँ भी, तो x का मान 2 है तो 2 से प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं, 4 भी इसका प्रतिबिंब है और 6 भी इसका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर देखो अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, इस 2 का जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय नहीं है। 2 का 4 भी प्रतिबिंब है, 2 का 6 भी प्रतिबिंब है। इसलिए बच्चों ये आपका जो g है, g फलन नहीं है। ये आपका जो f है वो फलन है, जबकि g फलन नहीं है। बस इतनी बात आपको यहां पर लिखनी है। f फलन क्यों है आपको लिखना है, चूंकि a के अवयव 2 का, a के अवयव, या ऐसे लिख दें, चूंकि प्रांत के अवयव 3 का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब कितना है, 9 है ना, एक अद्वितीय प्रतिबिंब 9 है, अतः f फलन है। ठीक है, अब यहां क्यों नहीं है ये लिखना है, यहां पर लिखना है चूंकि प्रांत के अवयव 2 का सह प्रांत में अलग अलग, या ऐसे लिख दें, प्रांत के अवयव 2 का सह प्रांत में प्रतिबिंब 4 व 6 प्राप्त होता है। अतः g फलन नहीं है। इतना बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। ये क्यों फलन नहीं है आपको यहाँ रीजन लिखना है, क्यों फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत का अवयव जो 2 है उसका सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, 4 और 6 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसलिए ये आपका फलन नहीं है। जबकि यहां पर प्रांत के अवयव 3 का केवल और केवल सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब 9 बन रहा है, इसका मतलब ये आपका फलन है और ये आपका फलन नहीं है। क्लियर बात है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका विविध उदाहरण का पहले जो एक्सरसाइज है ना, विविध उदाहरण नहीं, विविध प्रश्नावली, इसको क्या कहते हैं, विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली का आपका ये पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका ये है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों सब कुछ एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। किसी प्रकार का हमने बताया कोई डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एकदम बेहद आसान प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे प्रश्न में कहता है कि यदि f(x) बराबर x² तो f(1.1) माइनस f(1) अपॉन में 1.1 माइनस 1 का मान बताओ। देखो कितना आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है f(x) बराबर x²। बहुत अच्छी बात है। और हमसे पूछा गया है यहां पर f(1.1) माइनस f(1) अपॉन में नीचे 1.1 माइनस 1, इसका मान बताओ कितना। देखो आसान बच्चों, क्या करना है, आप पहले तो x बराबर 1 रख दो। x बराबर 1 पर f1 का मान निकालो, क्योंकि हमें एक f1 की जरूरत है ना, तो हम f1 पहले यहां ज्ञात करेंगे, x का मान 1 लिख दें तो f1 बराबर यहां कितना हो जाएगा, 1 और 1 का स्क्वायर। x का मान 1 और इस पर स्क्वायर, तो f1 बराबर यहां देख सकते हो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो इस f1 का मान हमने देखो 1 निकाल लिया। इसके बाद हम इसका भी देखो मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, x का मान 1.1 रख दें। x बराबर 1.1 पर f(1.1) का मान देखो कितना मिल जाएगा। x का मान हमने 1.1 रख दिया,
यहाँ भी 1.1 और इसका हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब 1.1 का जब स्क्वायर करोगे 11 121 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1.21 हो जाएगा। ठीक है, f 1.1 का मान 1.21 हो जाएगा। अब इन मानों को हमें यहां रख देना है, बिल्कुल आसान तरीका। f 1.1 माइनस f1 और नीचे बटे में लिखना है 1.1 माइनस 1। देखो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है बच्चों। यहाँ पर f 1.1 का मान हमने 1.21 ज्ञात किया है, माइनस का निशान लगाओ। f1 का मान हमने देखो पहले से ऑलरेडी 1 निकाल लिया है, फिर बटे, और यहाँ पर देखो 1.1 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं इसको कैसे घटाओगे। देखो ध्यान दें, 1.21 में से जब 1 घटेगा तो यहाँ पर 0.21 बचेगा, और नीचे से 1 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर देखो 0.1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम ये चाहें कि भाई यहाँ पर 1 लिखा है, 0.1 है, तो इसको हम ऐसा भी तो मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 0.1 कहें या 0.10 कह दें, एक ही बात है। ठीक है, या हम अंश और हर में 100 का गुणा करके दशमलव खत्म करना चाह रहे हैं, असली बात यह है दशमलव खत्म। ऊपर 100 से गुणा करोगे तो 21 हो जाएगा, और जब नीचे 100 से गुणा करोगे तो बच्चों 10 मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब 10 का यहाँ पर भाग करोगे तो बच्चों यहाँ से हमें आंसर 2.1 मिलेगा। इसमें तो अब किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया 21 हो गया, यहाँ 100 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है कि नहीं। अब 10 से जब भाग करोगे तो 2.1 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है उसकी वैल्यूज हमें ज्ञात कर लेनी है पहले, फिर इसी में रख दें। f 1.1 का मान पहले यहाँ पर f x का मान 1.1 रख के हम f 1.1 का मान ज्ञात करेंगे, f 1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसमें हमने देखो यहाँ पर मान इस वाले फलन में यहाँ पर हमने मान रख लिए, जो हमने निकाले थे उन मानों को रख लिए और इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है भाई। तीसरा प्रश्न देखो, इसमें कहा एक फलन दिया गया है, इसका प्रांत हमसे पूछा गया है। देखो बिल्कुल एकदम बेहद आसान प्रश्न है। फलन हमें दिया गया है f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर है x² माइनस में 8x प्लस 12, और इसमें कहा है इसका प्रांत बताओ। ध्यान से समझो, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग विविध उदाहरण कर रहे थे तो वहां भी ये प्रश्न मिला था, बिल्कुल इसी का भैया मिला था, इसी का भाई। उसमें भी आपका इसी प्रकार से बटे में दिया गया था 2 फलन, जैसे px बटे qx के फॉर्म में, है ना, परमेय फलन है। तो यही फलन हमें समझो इसी प्रकार का दिया गया था, और उसमें भी हमसे प्रांत पूछा गया था। बच्चों जब कभी यहाँ पर हर में कोई संख्या दी जाती है तो देखो हर को 0 कभी नहीं होना चाहिए। गणित का ये रूल ही है कि अगर हर 0 हो जाएगा तो ये संख्या इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, मतलब संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। तो कुल मिला के हर को हमें 0 नहीं करना है, इतना याद रखना है। बस यहाँ पर हमें ये ऐसा लिख देना है, क्योंकि x² माइनस 8x प्लस 12 कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये 0 नहीं हो सकता तो देखो ध्यान दें, इसके गुणनखंड देखो कर लें, ये हो जाएगा x² माइनस ये 12 लिखा है, 12 के गुणनखंड करें, देखो ध्यान दें 4 यहाँ से 6 दूनी 12 लिख दें। ठीक है, और यहाँ से 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दें माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस में 12 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहाँ इस प्रकार लिख लें x² माइनस, या इसको ऐसे करें 2 यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 6 हो जाएगा। आगे से भी हमें -2 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 6 यहाँ मिलेगा, डज नॉट इक्वल टू 0 लिख दें। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 6 लिखें और इधर x माइनस 2 लिखें, बराबर 0 नहीं है, ऐसा लिख लें। अब आगे देखो, यहाँ से अगर इसको 0 लिखोगे तो x का मान बराबर 6 नहीं आना चाहिए। यहाँ से इसको 0 लिखोगे तो x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, तब x बराबर
तब x बराबर नहीं होगा 6 के। ठीक है, यहां से चलो स्टेप इसको भी बढ़ा दें, यहां से दोनों स्टेप फिर से समझो। x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, देन x डज नॉट इक्वल टू 6। और इसी प्रकार देखो यहां से x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, यहां से x डज नॉट इक्वल टू 2। तो x का मान बच्चों 2 नहीं होना चाहिए और x का मान 6 नहीं होना चाहिए। x बराबर 2 पर यहां पर अगर x का मान 2 लिख दें तो निश्चित रूप से ये शून्य हो जाएगा और शून्य होने पर ये फलन हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर 6 रख दें यहां पर x का मान 6 लिख दें तो अभी ये शून्य हो जाएगा, तब ये फलन हमारा कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित। केवल 2 मान छोड़ दें, x के 2 मान छोड़ दें, बाकी x के सभी मान मतलब सभी रियल नंबर पर ये फलन हमारा परिभाषित है। तो बच्चों यहां पर हमें प्रांत में क्या लिखना है? प्रांत में लिखना है सभी रियल नंबर इसका प्रांत होता है। केवल क्या छोड़ना है? 2 को छोड़ना है और 6 को छोड़ना है। 2,6 यहां से घटा लें। रियल नंबर में से 2 संख्याओं को छोड़ना है, 2 और 6 को, बाद बाकी सभी रियल नंबर का जो सेट होगा वो इसका प्रांत होगा। ठीक है, मतलब x के सभी मानों के लिए परिभाषित है। x का कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए ये परिभाषित है, लेकिन 2 और 6 के लिए परिभाषित नहीं। इसका मतलब जो प्रांत है उसमें से 2 और 6 घटा दें, बाद बाकी सब रियल नंबर प्रांत में आएंगे। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। देखो 4 में क्या है? बड़े आराम से देखो, सारे प्रश्न सिंपल हैं और बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आगे आपके पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथे वाले में क्या कहता है भाई? चौथा प्रश्न क्या है? लिखा एक फलन f(x) बराबर √x - 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर। यहां दोनों चीजें पूछी गई हैं। यहां पर हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर √x - 1। इसके द्वारा ये फलन परिभाषित है। f का प्रांत बताइए और परिसर बताइए। क्या करना है? f का प्रांत और परिसर। बच्चों प्रांत का मतलब हमने क्या बताया? प्रांत का मतलब x का मान इसमें कौन सा डाल दिया जाए जिससे ये हमारा फलन परिभाषित रहे। मतलब x का जो मान होता है वो क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये अंडर रूट में संख्या लिखी है। अंडर रूट में जो संख्या लिखी है यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिखी है। इसका मान मान लेते हैं कि अगर 0 से बड़ा है, इसका मान 0 से बड़ा है, तब तो यहाँ पर इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। यदि 0 से छोटा है मतलब ऋण में है, 0 से छोटा मानी ऋण में। अगर ऋण में कोई संख्या ऐसी आती है कि ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का कुछ भी ऋण में आ जाए, अंडर रूट में अगर माइनस आता है तो वो संख्या हमारी काल्पनिक संख्या होती है, उसको हम परिभाषित नहीं करते, मतलब उसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। वो वास्तविक संख्या नहीं है। असली बात समझो, अगर अंडर रूट में माइनस आता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। तो बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पर इसका मान जो हमारा ये अंडर रूट के अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान दें, प्रांत ज्ञात करें उससे पहले हमें ये जरूरी है, ये हमें पता ही होना चाहिए कि x - 1 का मान निश्चित रूप से या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। 0 का भी वर्गमूल 0 होता है, 0 भी हो सकता है, 0 का वर्गमूल 0 होगा। और 0 से अगर बड़ी संख्या है तो अभी उसका वर्गमूल ज्ञात करा जा सकता है। यदि 0 से छोटी संख्या है तो उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी है वो कैसी होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी, मतलब x - 1 का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या ये नहीं लिख सकते x > 1? ये माइनस का 1 है, इधर ले जाओ, प्लस का 1 हो जाएगा तो x > 1 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो बताओ जो x का मान होता है हमने बताया वही तो प्रांत होता है। तो यही प्रांत है, समझो। प्रांत में क्या लिखना है? प्रांत बराबर हमें क्या लिखना है? देखो ध्यान दें, x बराबर 1 है और 1 से सभी बड़े मान हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर ऐसे लिख देना अनंत। और यहां पर देखो बराबर का भी निशान, इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट लगाना होता है, इसमें 1 भी शामिल है। ठीक है, 1 से आगे 1 है और 1 से आगे सभी रियल नंबर जो भी हैं वो उसके प्रांत होंगे। ये आपका प्रांत, 1 और 1 से आगे के सभी रियल नंबर इसके प्रांत में आएंगे। ठीक है, ये हो गया प्रांत। अब बच्चों इसका परिसर पूछा गया है।
प्रांत बताइए, परिसर बताइए। परिसर का मतलब हमने बताया बाई होता है, बाई का जो मान निकालोगे वो उसका परिसर होता है, बाई का जो मान निकालोगे वो क्या होता है, उसका परिसर होता है। तो बाई का मान देखो कैसे, ध्यान से समझो। अगर हम आपसे ये कहें कि यहां पर ये हमने तो पहले ही लिख लिया कि x माइनस 1 जो है वो क्या है, x माइनस जो 1 है वो निश्चित रूप से, x माइनस 1 है वो निश्चित रूप से 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर हम यहां पर अंडर रूट लगा दें तो अंडर रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे भी तो लिख सकते, क्योंकि 0 का वर्गमूल तो 0 नहीं होता है। देखो दोनों पक्षों में हमने वर्गमूल का निशान लगा लिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, इसको देखो fx लिख सकते हैं, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने बताया कि जो fx का मान है अर्थात जो बाई का मान होता है वही परिसर होता है। तो बच्चों बाई का मान यहाँ पर क्या निकल के आया, बाई का मतलब fx का मान क्या निकल के आया, 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी। तो इसका मतलब परिसर क्या लिखना है हमें, परिसर बराबर क्या लिखना है, परिसर बराबर हमें लिखना है, ध्यान से समझो, हमें परिसर में लिखना है 0 और 0 से आगे बड़ी, 0 या 0 से आगे बड़ी मतलब 0 अनंत, ऐसे लिख दें आप, ठीक। 0 या और 0 से आगे वाली, यहाँ पर देखो संख्या रेखा अगर बनाएं, ये 0 है और 0 से आगे यही तो जाना है, प्लस में ही तो जाना है, देखो प्लस अनंत की ओर। तो 0 से प्लस अनंत ये हमारा परिसर हो जाएगा। क्लियर बात है। तो इसमें हमें दो बातें पूछी गई थी कि भाई इसका प्रांत कितना है वो बता दो, इसका परिसर कितना है वो बताओ। तो परिसर आपको लिखना है, क्या लिखना है, 0 यहां पर बड़ा ब्रैकेट, इसको भी यहां विशेष याद रखें, 0 भी शामिल है इसमें और 0 से फिर आगे की सब अनंत तक जाना है, ठीक है। 0 से आगे अनंत तक सभी रियल नंबर जो हैं वो आपके परिसर में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसको नोट करें जल्दी से।